नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का हूबहू क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो अनुच्छेद 21 का है, यानी कि अनुच्छेद जो 21 का है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का जो अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है, वो मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्षों तक के बच्चों को मतलब कि फ्री शिक्षा दी जाएगी। वो उनका मौलिक अधिकार है। इसका प्रावधान 21 क में किया गया है। किसमें किया गया है? 21 क में किया गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो भी सन 2002 में। सो फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा अगला प्रश्न ये है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था। वो भी मीराबाई चानू ने जीता था। हम आपको बता दें कि 49 केजी भार वर्ग में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम होता है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि 1974 से लेकर 1978 के बीच में जो पहला साल था, इस पंचवर्षीय योजना का जो पहला साल था, उस समय मतलब कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया, जैसे कि हम एमएनपी बोलते हैं, यानी कि मिनिमम नीड प्राइस। तो इसका जो उद्देश्य, जो उसका पर्पस था वो क्या था? इससे क्या होगा कि बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता जो है, नीड जो है, उसको प्रदान करना, यानी कि उसको प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा कि इसके जीवन स्तर में सुधार होगा और विकास होगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गया। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें सन 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शुरुआत किया गया। हम आपको बता दें इसका जो पर्पज है, यानी कि जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि यानी कि जो अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा ये लोगों को मिल सके, जिससे नागरिकों को रोजगार मिल सके और उनके मतलब कि जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूरा हो सके। ये है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि रोजगार की एक गारंटी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा अगला प्रश्न ये है कि पर्णपाती वन में कितने के बीच वार्षिक वर्षा होती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता देते हैं जो पर्णपाती वन होता है, यानी कि उसके पत्ते गिर जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, कटीले भी होते हैं। तो इसका जो पहले हम टेम्परेचर देखते हैं, तो जो हमारा इसका टेम्परेचर होता है वो 21 से यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। किसमें होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और इसका जो वार्षिक वर्षा होता है 125 से लेकर 660 सेंटीमीटर के बीच में इसका जो एवरेज वार्षिक वर्षा होती है वो है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मारी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मारू, या इसे मारी नहीं मारू कहते हैं, यानी कि मारू महोत्सव राजस्थान के राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण गांव में मनाया गया। किस गांव में? राजस्थान के जैसलमेर में पोकरण गांव में आपका 13 से लेकर 16 फरवरी 2022 तक इसको मनाया गया। हम आपको बता दें ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आप कह सकते हैं गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी होकर गुजरती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। इसका जो स्रोत है, यानी कि दामोदर नदी का जो स्रोत है वो क्या है कि छोटा नागपुर पठार है। और इसका जो मतलब कि जो जहाँ से निकलता है यानी कि झारखंड में है, तो झारखंड के पलामू पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी से। किससे? पलामू पहाड़ी से निकलती है। और हम आपको बता दें
कि इस पठार से स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये है 2022 का करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में ये आपका जुलाई का ये मतलब करंट अफेयर्स है। सो फ्रेंड्स हम आपको ये जुलाई का दिखाते हैं करंट अफेयर कि 2022 में डीआरडीओ ने भारत के रक्षा मोर्चे को मजबूत करने के लिए, भारत के रक्षा मोर्चे को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो सो फ्रेंड्स अपना आईआईटी बीएचयू, अपना आईआईटी बीएचयू यानी कि आप बनारस यानी कि वाराणसी यानी कि आईआईटी बीएचयू को आप हल्के में ना लीजिए। आईआईटी बीएचयू के साथ डीआरडीओ ने भारत के रक्षा मोर्चे को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। सो फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें कि जो आईआईटी बीएचयू है वो मतलब कि रक्षा मोर्चे को मजबूत करने के लिए और विकास परियोजनाओं की दर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो विकास के डेवलपमेंट परियोजना है उसके दर को, इसको रेट को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता हुआ है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किसकी कमी से, यानी कि किसकी कमी से दांतों में कैविटी की संभावना बढ़ जाती है? सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो फ्लोरीड यानी जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड की कमी से दांतों का जो एलिमेंट होता है, आप लोग जानते हैं जो दांत होता है, दांतों के ऊपर बाहरी जो परत होती है वो होती है इनेमल होती है, जो कि सबसे कठोर होती है माना जाता है। लेकिन जो फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो बाहरी जो परत होता है इनेमल जो होता है वो कमजोर हो जाता है और कैविटी हो जाती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि कमी से तो मान लीजिए कैविटी होती है, अगर मान लीजिए अधिकता से क्या होगा? अधिकता से क्या होगा? अधिकता से क्या हो जाएगा? दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राजस्व घाटा की गणना कैसे की जाती है? तो राजस्व घाटा की जो गणना की जाती है वो की जाती है कि राजस्व प्राप्ति यानी कि टोटल जो राजस्व प्राप्ति है उसमें से टोटल राजस्व व्यय यानी कि राजस्व से जितना व्यय कर दिए हैं, अगर मान लीजिए कम व्यय किए हैं राजस्व प्राप्ति से, राजस्व प्राप्ति ज़्यादा मिल गया और हम व्यय कम किए हैं तो हमें राजस्व घाटा कम होगा या राजस्व घाटा नहीं होगा। और सो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए राजस्व प्राप्ति कम है और कुल राजस्व व्यय हम ज़्यादा कर दिए तो राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सबसे सक्रिय धातु, यानी कि पूछ रहा है कि सबसे सक्रिय धातु, सबसे सक्रिय धातु को आप बताइए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे सोडियम है, आयरन है, पारा है, सीजियम है। देखिए हम सक्रियता यानी कि धातु के अधातु के सक्रियता को हम आपको समझाते हैं। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए जो पीरियाडिक टेबल होता है तो पीरियाडिक टेबल में क्या होता है कि यानी कि दाएं यानी कि देखिए अब क्या होता है ऊपर से पहले नीचे, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धात्विक प्रॉपर्टी यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर हम बता रहे हैं। और आपको ये बताएं दाएं से बाएं आने पर, दाएं से बाएं आने पर, दाएं से बाएं आने पर भी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो फ्रेंड्स आप ये जानिए कि सबसे जो बाएं होगा, सबसे जो बाएं होगा और सबसे बाएं और सबसे नीचे जो होगा वो इसका मतलब वो धातु सबसे सक्रिय होगा। और वो देखिए क्या है कि पहले ग्रुप में सबसे नीचे लास्ट में सीजियम रहता है, तो सीजियम धातु में देखा जाए तो सबसे सक्रिय धातु है। अगर वही अगर नॉन एलिमेंट में देखा जाए, अधातु में देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब इधर बढ़ रहा है मेटेलिक प्रॉपर्टी तो इधर क्या होगा? घटेगा। और अगर इधर मान लीजिए मेटेलिक प्रॉपर्टी नीचे आने पर बढ़ रहा है तो ऊपर जाने पे क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब सबसे दाएं और सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सबसे दाएं, इसका मतलब कि इस साइड या मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है तो इस साइड जो एलिमेंट होगा अधातु होगा वो सबसे सक्रिय अधातु होगा, वो सबसे सक्रिय अधातु। और वहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सबसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है और इसमें सबसे सक्रिय धातु पूछे तो सबसे सक्रिय धातु सीजियम और सबसे सक्रिय अधातु पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीजियम, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देखिएगा हमारा अगला प्रश्न ये है कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम का मतलब होता है पैरेलल में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब कि ये दोनों क्या है? मतलब कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके और फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आपका ये बन जाएगा। तो देखिए ये भी क्या है? ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों समांतर क्रम है, पैरेलल में है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि फार्मूला होता है, क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि जो तुल्य रेजिस्टेंस है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी पहले का रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, और ये पैरेलल में लगे हैं। तो सो फ्रेंड्स R1 भी 10 है, R2 भी 10 है। सो फ्रेंड्स हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर यही देखें
तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 और फिर यही देखें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ओम। ये क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि तुल्य प्रतिरोध है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि वो पूछा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिंगल रिएक्शन दिया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट दिया था। सो फ्रेंड्स इसमें हम जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं वो सभी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट है। किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे क्या है सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। सो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड यानी कि यहाँ का जो मतलब कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन आकर किससे अटैच हो रहा है सिल्वर से हो रहा है, तो ये सिल्वर क्लोराइड हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्रेट सोडियम के साथ हो जा रहा है यानी कि सोडियम नाइट्रेट हो जा रहा है यानी NO3 यहाँ पर हो जा रहा है। तो ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों में से एक यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, एक यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है और फिर एक दूसरे के साथ मतलब वो हो जा रहा है यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम उसमें भी है। यहाँ पर NaCl है तो यहाँ पर जो Cl है क्लोरीन है वो कैल्शियम के साथ चला जाएगा, कैल्शियम के साथ चला जाएगा CaCl2 हो जाएगा। उसी तरीके से H2SO4 है लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो अब ये जो मतलब कि SO4 है वो लिथियम सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट Cl है तो सिल्वर के साथ क्लोरीन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और HNO3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है आप लोग देख लीजिए। सो वीडियो अगर पसंद लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप सबसे पहले बेनिफिट होंगे इन सभी प्रश्नों से। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।